हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ASZ एकेडमी। तो आज हम लोग क्लास 10 साइंस का एक मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे जो बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, प्रकाश के परावर्तन का नियम सदैव सत्य होता है। तो इसमें पूछा गया है कि प्रकाश का परावर्तन का नियम सत्य कब होता है। तो जैसा कि आप लोग ऑप्शन पढ़ पा रहे होंगे, केवल अवतल दर्पण के लिए, केवल समतल दर्पण के लिए, केवल उत्तल दर्पण के लिए, या इनमें से सभी। तो आप लोग जैसा कि पढ़े होंगे प्रीवियस क्लासेस में कि इन सभी के लिए प्रकाश के परावर्तन का नियम हमेशा सत्य होता है। तो इसका डी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, किसी वस्तु का आवर्धन काल्पनीय प्रतिबिंब बन सकता है। किसी वस्तु का मतलब काल्पनीय प्रतिबिंब किस में बनेगा, इसमें जो ऑप्शन दिए हैं लेंस में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, उत्तल लेंस द्वारा तो बनाया जा सकता है काल्पनिक प्रतिबिंब, और उत्तल दर्पण द्वारा नहीं बनाया जा सकता। अवतल दर्पण द्वारा बनाया जा सकता है। तो चौथा ऑप्शन है ए और सी दोनों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और सी दोनों। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है, अत्यधिक उच्च प्रतिरोध वाले पदार्थों को क्या बोलते हैं। तो अत्यधिक उच्च प्रतिरोध वाले पदार्थों को विद्युत रोधी बोलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है, विद्युत शक्ति की इकाई क्या है। तो आप लोग यहाँ पे जानते हैं वोल्ट किसकी इकाई है, विभवांतर की। विभवांतर की इकाई है वोल्ट। वाट जो है वो विद्युत शक्ति की इकाई है, विद्युत शक्ति। तो विद्युत शक्ति की इकाई क्या है, वाट। जूल जो है वो कार्य की इकाई है, कार्य की इकाई को जूल कहते हैं। और कूलाम जो है ये आवेश की इकाई है, आवेश की इकाई कूलाम होती है। तो इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा, बी ऑप्शन नंबर सही होगा। तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, किसी विद्युत केतली में प्रवाहित धारा 3 गुना कर देने पर केतली में उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा होगी। तो जैसा कि आप लोग एक फार्मूला पढ़े होंगे, H बराबर I² RT। तो यहाँ पे अगर I का H के साथ I बढ़ाएंगे, अगर I को स्क्वायर होगा तो I यहाँ पे कितना है 3, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, यानी कि ऊष्मा कितना गुना बढ़ेगी, 9 गुना। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक व्यक्ति को दूर स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से देखने में समस्या है तो उसे कौन सा दोष होगा। तो अगर आप जैसा कि जानते हैं, अगर किसी को दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती तो उसे निकट दृष्टि दोष होता है, और अगर उसे निकट की वस्तु नहीं दिखाई देती तो दूर दृष्टि दोष होता है। तो यहाँ इसको देखिए, दूर स्थित वस्तु को देखने में समस्या होगी तो इसे निकट दृष्टि दोष होगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ थोड़ा मिसप्रिंट है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, एक अवतल दर्पण किसी वस्तु का वास्तविक उल्टा और अत्यधिक छोटा प्रतिबिंब बनाता है, वस्तु की स्थिति होगी। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, अगर वस्तु अवतल दर्पण पे वस्तु को अनंत पे रखा जाए, अनंत पे, तो वह वास्तविक उल्टा और अत्यधिक छोटा प्रतिबिंब बनाएगा। तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कार्बन को वायु में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है, यह किसका उदाहरण है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, कार्बन को अगर वायु में जलाया जाए तो इससे कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे अभिकारक कितने हैं 2, और उत्पाद कितने हैं 1। तो अगर 2 अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं तो इसे संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट प्रश्न है, जिंक चूर्ण पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से कौन सी गैस निकलेगी। तो आप जैसा कि जानते हैं, यहाँ पे क्या बोला गया है, जिंक चूर्ण पर सल्फ्यूरिक अम्ल मतलब H2SO4 ये किया जाए तो ये क्या बनेगा। अब यहाँ से ये इसको डिस्प्लेस कर दे के Zn यहाँ पे आ जाएगा, तो ये बन जाएगा ZnSO4, और यहाँ पे ये हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी, हाइड्रोजन गैस जो है ये बाहर निकलेगी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस। और यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं, ये विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है, क्योंकि ये इसको Zn जो है H2 को विस्थापित कर दे रहा है, तो यह विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, सामान्य तापक्रम तथा दाब में द्रव के रूप में पाई जाने वाली अधातु है। वहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है, अधातु। अगर वहाँ क्वेश्चन पे अगर धातु बोला होता तो आप लोग क्या बताते, पारा। अगर धातु होता वहाँ पे तो पारा हो जाता, लेकिन अधातु जो है ब्रोमीन। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रोपेनोन में क्रियात्मक समूह है। जैसा कि आप लोग पढ़ के ही समझ पा रहे हैं, यहाँ पे प्रोपेनोन लिखा है, यानी ओन, कीटोन ग्रुप की बात हो रही है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया ये क्वेश्चन में, तो इसको जाने देते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं,
कार्बन परमाणु की संयोजकता होती है, ये तो सब नॉर्मली सभी जानते हैं, कार्बन की संयोजकता 4 होती है क्योंकि कार्बन 6 नंबर पे आता है। तो पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में कितना भरेगा 4 इलेक्ट्रॉन, 4 इसकी वैलेंसी हो जाएगी कार्बन की। तो नेक्स्ट प्रश्न है, वह जैव प्रक्रम जिसके द्वारा हानिकारक पदार्थ का निष्कासन शरीर से होता है। तो इसका सही ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उत्सर्जन द्वारा हम अपने हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालते हैं। जनन द्वारा हम अपनी प्रजाति को आगे बढ़ाते हैं। जनन द्वारा अपनी प्रजाति को हम आगे बढ़ाते हैं। पाचन द्वारा हम भोजन को पचाते हैं। और परिसंचरण तंत्र द्वारा हमारे शरीर में जो पोषक तत्व होते हैं वो हमारे पूरे शरीर में फैलते हैं, पोषक तत्व। तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्न में से कौन सी क्रिया नहीं होती है। तो इसका सही से ऑप्शन सब पढ़ेंगे। तो क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण ये तो होता ही है। प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करना ये भी होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन ये भी होता है। ग्लूकोज का पायरुविक अम्ल में विखंडन ये मानवों में होता है ये। तो इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा क्योंकि ये प्रकाश संश्लेषण में प्रक्रिया में ये होता ही नहीं है। तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्राकृतिक वर्ण या चयन द्वारा जैव विकास का सिद्धांत किसने दिया। तो ये क्वेश्चन तो आपका कट चुका है, पहले ये क्वेश्चन ही कट चुका है, लेकिन इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और इसको आगे बढ़ाया था लेमार्क ने, मतलब इनके सिद्धांत को इन्होंने और विस्तार से बताया था। तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, मेंडल ने अपने प्रयोग किस पौधे पे किए थे। तो ये ज़्यादातर सभी जानते ही हैं, मटर के पौधे पे किए थे मेंडल ने। और नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस पौधे में पुष्प एक लिंगी होता है। तो इसका सही ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पपीते में एक लिंगी पुष्प पाया जाता है, बाकी गुड़हल, सरसों, मटर इनमें द्विलिंगी पुष्प होते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है, मादा, यहाँ माया लिखा है, थोड़ा मिसप्रिंट है। मादा जनन तंत्र के किस भाग में कॉपर टी स्थापित किया जाता है। तो ये गर्भाशय में किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट प्रश्न है, किण्वन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो इसको भी हम लोग देखेंगे क्योंकि वहाँ सत्य नहीं है पूछा है। तो यहाँ ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, ये सही है। यहाँ प्रक्रम समानांतर इष्ट में होता है, ये भी सही है। इस क्रिया में पायरुवेट या पायरुविक अम्ल CO2 व इथेनॉल में परिवर्तित होते हैं, ये भी सही है। यह क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है, ये गलत है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा क्योंकि ये मानवों में होता है, ये किण्वन की प्रक्रिया में नहीं होता है। तो यहाँ से अब अपना वर्णनात्मक प्रश्न शुरू हो गया। तो पहले आराम आराम से एक एक प्रश्न पढ़ेंगे। तो पहला प्रश्न क्या है, अवतल दर्पण के किन्हीं 2 उपयोगों को लिखिए। तो पहले हम एक एक उपयोग लिखेंगे इसका। तो पहला उपयोग कहाँ होगा, जैसा कि आप लोग जानते हैं ये डॉक्टर होते हैं, डेंटिस्ट, यानी कि दांतों के डॉक्टर जो होते हैं वो इसका उपयोग करते हैं, अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, डेंटिस्ट। और दूसरा क्या होता है, इसका प्रयोग गाड़ियों में होता है, गाड़ियों में इसका प्रयोग किया जाता है। तो गाड़ियों में कहाँ, वो साइड मिरर में नहीं करते, उसमें तो उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। जैसे ये ड्राइवर जो होते हैं वो अपने पैसेंजर को देखने के लिए जो गाड़ी के बीच में शीशा होता है उसका प्रयोग करते हैं, तो वहाँ पे अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो आगे क्या है, अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनने के लिए किरण आरेख खींचिए। जबकि अच्छा, मतलब इसके में किरण आरेख बनाना है। तो पहले इसको हम इरेज कर लेते हैं। तो यहाँ पे पहले हम एक किरण आरेख बना लेंगे। तो अवतल दर्पण ऐसे बनता है, ठीक। तो ये अवतल दर्पण हो जाएगा हम लोग का। और यहाँ से इसका एक रेखा बना लेंगे, ठीक। और यहाँ पे एक मिनट, ये इन्फिनिटी है, ठीक। अब वहाँ पे क्या बोला है, ये हमारा यहाँ पे लेकिन ध्रुव हो जाएगा, यहाँ पे फोकस हो जाएगा, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा, यहाँ पे इन्फिनाइट है। तो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में हो। तो यहाँ वस्तु को यहाँ पे रखने के लिए बोला है, यहाँ पे अनंत और वक्रता के त्रिज्या के बीच में, मतलब आपको अनंत पे नहीं रखना है, इसको आपको इन दोनों के बीच में रखना है। तो इसका किरण आरेख कहाँ से बनेगा, देखिए पहला प्रकाश से सीधा जाएगा। और आप लोग नियम जानते हैं कि ये प्रकाश अगर टकराती है तो फोकस से होकर आती है, ठीक। अब यहाँ से एक प्रकाश फोकस से होकर जाएगी तो ये इसके समांतर लौट आएगी। तो ये रेखा इधर से गई और यहाँ पे गई, और ये इधर गई और ये यहाँ पे आ गई। तो यह
दोनों रेखा आपस को कहाँ काट रही हैं, तो यहाँ सी और एफ के बीच में। तो इसका ये किरण आरेख बन जाएगा, ये इसका प्रतिबिंब बनेगा वस्तु का। तो ये हो जाएगा पहला। तो इसको थोड़ा साइड में कर लेते हैं हम लोग, एक हमको क्योंकि और बनाना है किरण आरेख, तो इसको पहले साइड में कर लेते हैं। एक मिनट, ये तो पूरा ही साइड हो गया, बस इतना ही साइड करना है हमको। तो इसको थोड़ा छोटा करके, तो कुछ ज़्यादा ही छोटा हो गया, इसको साइड में कर लेते हैं हम लोग। ठीक, तो अपना हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। दूसरा क्या बोला है, फोकस तथा दर्पण के ध्रुव के मध्य ना, तो एक और उत्तल दर्पण बना लेते हैं हम लोग पहले, अवतल दर्पण। तो यहाँ पे एक लाइन हो गई, यहाँ पे ये क्या है, ध्रुव है, यहाँ पे ये फोकस हो गया, और यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर ये इनफाइनाइट है। तो अब वस्तु को कहाँ रखने के लिए बोला है, फोकस और दर्पण के ध्रुव के मध्य बोला है, यानी वस्तु को यहाँ पे रखने के लिए बोला है। तो अगर वस्तु को यहाँ पे रखेंगे तो पहला प्रकाश तो ऐसे जाएगी और ये यहाँ से होकर आएगी, मतलब समांतर जाती है तो फोकस से होकर आती है। ये थोड़ा, एक मिनट, ये गड़बड़ हो गया, तो इसको वापस से बना लेते हैं हम लोग। यहाँ पे फोकस हो गया, वस्तु यहाँ पे हो गई, ये ऐसे गया और फोकस से होकर आएगा, और यहाँ से फिर जाएगा। अगर यहाँ से इस ध्रुव से टकराएगा तो ये ऐसे आएगा। तो यहाँ पे ये आप लोग देख पा रहे हैं, ये लाइन फैलती हुई जा रही है, समांतर नहीं जा रही है, फैलती हुई जा रही है। तो इसका प्रतिबिंब कहीं पीछे बनेगा, तो पीछे रेखा यहाँ पे टकराई है, तो इसका मतलब इसका, अब आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे प्रतिबिंब जो है वो सीधा बना है, यानी सीधा बना है तो काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, काल्पनिक बनेगा, सीधा बनेगा और बड़ा बनेगा। आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं जैसे कि, और आपको बिल्कुल पेपर में इसी तरीके से आपको बनाना है। आपको बताना पड़ेगा कि ये एफ है, ये पी है, और यहाँ पे लाइट किधर से गई है और कौन सी लाइट किधर गई है, आपको ये भी बताना बहुत ज़रूरी है। तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अपवर्तन के क्या नियम है। तो अपवर्तन का नियम पहला क्या है, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, साइन आई अपॉन में साइन आर, ये अपवर्तन का पहला नियम है। दूसरा नियम क्या है, स्नेल्स लॉ, स्नेल का नियम। तीसरा क्या है, मतलब इसमें आपतित किरण जो होती है, किरण अपवर्तित होकर मतलब आपतित किरण पर अपवर्तित होकर जो माध्यम में जाती है तो वह सीधे जाती है, सीधे जाती है। ये 3 लॉ हो जाएंगे आपके इस अपवर्तन के नियम। और अगला क्या बोला है, 3 सेमी। अच्छा, मतलब ये न्यूमेरिकल है, तो इसको थोड़ा साइड कर लेते हैं हम लोग। तो पहले इसको साइड कर लें थोड़ा सा, इसको हम लोग यहाँ पे साइड कर लगा लेते हैं और अपना प्रश्न देखते हैं हम लोग। तो क्या बोला है, 3 सेमी की वस्तु उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत रखी है। लेंस की फोकस दूरी 30 सेमी है और लेंस की वस्तु से दूरी 10 सेमी है। प्रतिबिंब की स्थिति, आकार और प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, पहले जो हमको दिया है उसको पहले लिख लेंगे। तो पहले हम लोग लिख देंगे दिया है, तो 3 सेमी की वस्तु यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दिया है, 3 सेमी, वो मतलब वस्तु की ऊंचाई दी हुई है, मुख्य अक्ष के लंबवत रखी है। लेंस की फोकस दूरी यानी एफ कितना दिया है, 30 सेमी, और लेंस की वस्तु से दूरी यानी यू कितना दिया हुआ है, 10 सेमी। आपको भी बताना है।
अगर आप v बता देंगे तो आपकी स्थिति, वस्तु की स्थिति जो हो जाएगी पता चल जाएगी। तो पहले हम लोग v निकाल। यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या है, अपवर्तन के नियम को लिखिए। तो हम लोग पहले अपवर्तन का नियम जान लेते हैं। तो स्नेल का नियम, स्नेल का नियम। दूसरा हो गया साइन आई अपॉन में साइन आर, ये दूसरा हो जाएगा। तीसरा क्या होगा, आपतित किरण अपवर्तन के पश्चात दूसरे माध्यम में, मतलब अपवर्तन के नियम में क्या, अपवर्तन में क्या होता है, जो किरण होती है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है। तो अपवर्तन पर दूसरे माध्यम में अभिलंब से दूर हटेगी या उसके पास झुकेगी। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में अगर प्रकाश प्रवेश करता है तो वह अपवर्तन कहलाता है। तो अगर वह सघन से विरल में आ रही है या विरल से सघन में जा रही है तो उसके हिसाब से प्रकाश या तो अभिलंब की ओर झुकेगी या तो उससे दूर हो जाएगी। ये किसका नियम है, ये अपवर्तन के नियम है। तो इसको हम लोग थोड़ा सा साइड कर लेते हैं क्योंकि उसमें आगे भी हमको और प्रश्न करने हैं। तो इसको थोड़ा छोटा करेंगे, ठीक, और इसको यहाँ पे कर लेंगे साइड में, ठीक। तो अब लोग हम अपना प्रश्न पढ़ते हैं। आगे क्या लिखा है, 3 सेमी की वस्तु उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत रखी है। यानी कि पहले हम लोग न्यूमेरिकल है तो पहले लिख देंगे कि क्या हम लोग को दिया है। तो दिया है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, 3 सेमी की वस्तु दिया है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दिया है, 3 सेमी, और लंबवत रखी है। लेंस की फोकस दूरी 30 सेमी है, यानी एफ की वैल्यू कितनी है, 30 सेमी। और लेंस से वस्तु की दूरी 10 सेमी है, यानी यू बराबर कितना दिया है, 10 सेमी। लेकिन आप लोग यहाँ ध्यान से देखेंगे तो ये कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस में यू वी का मान हमेशा यू का माइनस में रखते हैं। तो हम लोग को पहले वी फाइंड करना होगा। तो लेंस सूत्र से, लेंस सूत्र का प्रयोग क्या होता है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, ठीक है। तो यहाँ से अगर हमको v की वैल्यू निकालनी है तो 1/v बराबर 1/f प्लस 1/u। तो 1/v बराबर 1/f की वैल्यू कितनी है, f की वैल्यू 30 पुट करेंगे यहाँ पे। तो 30 प्लस, अब यहाँ पे -10 u की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे 1/-10। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 1/v बराबर 30 एलसीएम हो जाएगा 1 - 3। तो यहाँ पे अब यहाँ थोड़ा साइड में लिख लेते हैं, 1/v बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे -2/30। तो 2 1 जा 2 और 2 15 बार में ये कट जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 1/v में आंसर है, तो हमको v की वैल्यू निकालनी थी। तो v बराबर कितना आ जाएगा, -15 सेंटीमीटर आएगा। अगर आप लोग, जैसा कि आप लोग जानते हैं, अगर v की वैल्यू -15 में आ गई तो यह वस्तु क्या बनेगा, काल्पनिक बनेगा। इमेज जो बनेगी इसकी काल्पनिक बनेगी। तो आगे इसमें दिया है, क्या हम इसे प्रतिबिंब को पर्दे पे दिखा सकते हैं, तो इसका मतलब है इसको हम लोग पर्दे पे नहीं दिखा सकते हैं। तो और क्या पूछा है, आकार एवं प्रकृति पूछा है। तो इसकी प्रकृति क्या हो जाएगी कि ये वस्तु क्या होगा, वस्तु जो है वो सीधा बनेगा, वस्तु का प्रतिबिंब जो है, बिंब सीधा बनेगा, बड़ा बनेगा और काल्पनिक बनेगा, काल्पनिक, ठीक है। तो प्रकृति पूछा है हमसे, तो इसको थोड़ा सा साइड कर लेंगे। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी स्थिति पूछा है, इसका मतलब हम लोग को किसकी वैल्यू निकालनी है,
एम की, अगर एम की वैल्यू हम लोग को मालूम हो तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो पहले इसको भी हम लोग थोड़ा साइड में कर लेते हैं। तो अब जैसा कि आप लोग पढ़े होंगे m बराबर क्या होता है, v अपॉन में u, ठीक है। तो m की वैल्यू क्या रखें, अब यहाँ पे हम लोग v की वैल्यू कितना निकाले हैं -15, u की वैल्यू क्या है 10, लेकिन किस में रखेंगे, माइनस में ही रखेंगे। तो ये कट जाएगा, m की वैल्यू कितना आ जाएगा 3/2, क्योंकि ये 5 से कटेगा, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, m की वैल्यू आ गई 3/2। और अगर यहाँ पे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट यानी प्रतिबिंब की आकार भी बताना है ना, यानी हाइट ऑफ इमेज चाहिए हमको, हाइट ऑफ इमेज। तो जैसा कि आप लोग एक और फॉर्मूला m का जानते होंगे, m बराबर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन हाइट ऑफ m बराबर हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये भी होता है। तो m की वैल्यू क्या है हमारे पास 3/2 है, हाइट ऑफ इमेज हम लोग को निकालना है, और HO यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है 3 सेमी, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, हाइट ऑफ इमेज बराबर 3 3 जा 9, यहाँ पे ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 9/2, ये इसका हाइट आ गया। तो स्थिति, आकार एवं प्रकृति तीनों ज्ञात हो गया, और इसे प्रतिबिंब को हम पर्दे पर नहीं दिखा सकते क्योंकि u की वैल्यू यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं माइनस में आई है। अगर ये माइनस में है तो इसको काल्पनिक बनेगा, और काल्पनिक प्रतिबिंब को हम लोग पर्दे पर नहीं दिखा सकते। तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं आप, ओम के नियम को लिखिए। तो ओम का नियम आप लोग जैसा आप देख पा रहे हैं, ओम के नियम के अनुसार यदि ताप आदि भौतिक अवस्थाएं नियत रखी जाएं तो किसी प्रतिरोध या अन्य ओमीय युक्ति के सिरे के बीच उत्पन्न विभवांतर उसके प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। यानी ये कहना क्या चाहता है कि जो विभवांतर होती है v, ये समानुपाती होती है I के। अगर ताप आदि भौतिक राशियाँ अगर नियत हो तो v जो होता है वो समानुपाती होता है I के। तो यही ओम का नियम है। और आगे क्या पूछा है, किसी तार के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले 2 कारक लिखिए। तो हम लोग पहला कारक क्या होता है, अग्नि किसी भी तार का काट क्षेत्रफल को अगर हम लोग 1 मिनट, काट क्षेत्रफल को अगर बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, जो प्रतिरोध है वो घट जाएगा। और दूसरा क्या है, अगर हम किसी भी तार की लंबाई अगर बढ़ाएंगे तो उसका प्रतिरोध जो है वो भी बढ़ेगा। और ये आप ऐसे भी जान सकते हैं, आप फॉर्मूला जानते हैं R बराबर रो L/A। तो यहाँ पे क्या है, रो तो कांस्टेंट हो गया, L यहाँ पे समान L ऐसे हो गया ना, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है L के, यानी अगर R बढ़ेगा तो L भी बढ़ेगा, L घटेगा तो R भी घटेगा। और लेकिन यहाँ पे क्या है, R की जगह R बराबर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा यहाँ पे 1/A के। अब यहाँ पे अगर R बढ़ेगा तो A घटेगा, R घटेगा तो A बढ़ेगा। तो आप ऐसे भी समझ सकते थे इसको। तो आगे इसको थोड़ा साइड में अभी कर लें और आगे का क्वेश्चन देखते हैं। इसको इधर साइड में कर लेते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया है, 400 वाट का एक बल्ब 200 वोल्ट की विद्युत स्रोत से जुड़ा है। बल्ब केवल 5 मिनट उपयोग में लाया जाता है। बल्ब में प्रभावित धारा तथा उत्पन्न ऊष्मा का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हम लोग को पहले क्या दिया है, V बराबर कितना दिया है 200 वोल्ट, और P बराबर कितना दिया है 400। तो आप लोग एक फार्मूला जानते होंगे, P बराबर VI, ये आप लोग पढ़े होंगे क्लासेस में अपने ये फार्मूला। तो यहाँ पे P की वैल्यू कितना दिया है 400। तो यहाँ पे हम वैल्यू अगर पुट करेंगे इसको यहाँ पे, तो 400 बराबर क्या हो जाएगा, V का वैल्यू कितना है 200 इंटू I। अब यहाँ पे I की वैल्यू निकालेंगे अगर, तो 2 0 से 2 0 कट गया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी I की वैल्यू क्या आ गई 2 एम्पियर। यहाँ पे I का मान कितना आ गया 2 एम्पियर। और बल्ब केवल 5 मिनट जलाया जाता है। तो इस पूछ रहा है उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा पूछा है। तो ऊष्मा का सूत्र आप लोग क्या जानते हैं, H बराबर I² RT। अब यहाँ पे आप लोग ध्यान से अगर देखेंगे तो हमारे पास I की वैल्यू है,
टी की वैल्यू है, लेकिन आर की वैल्यू नहीं है। तो हम लोग आर, आप लोग जैसे जानते हैं वी बराबर आई आर, एक फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे। तो यहाँ पे आर की वैल्यू क्या निकल के आएगी, वी बाई आई हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे एच बराबर आई स्क्वायर, आर के जगह वी बाई आई लिख दें और इंटू टी कर दें, तो आई से आई कट जाएगा, एच बराबर आई वी टी हो जाएगा। अब यहाँ से आप लोग देखेंगे एच की आई की वैल्यू हम लोग के पास कितना है, 2, वी माने वी की वैल्यू कितनी है, 200। अब यहाँ पे आप लोग टी की वैल्यू रखते समय आप यहाँ पे देखेंगे टी 5 मिनट दिया है, लेकिन हमको किस में रखना होता है, सेकेंड में। तो 5 × 60 हो जाएगा, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं। तो अगर अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 2 जा 4, यानी एच बराबर यहाँ से कितना हो गया, 400 इंटू 5 30 हो जाएगा, 300, 5 6 जा 30 होता है, 300। तो 4, अब यहाँ पे आप लोग देखेंगे 4 3 जा 12, यानी एच बराबर 12, 1 2 3 4, तो 4 4 0 लगा देंगे। तो यहाँ पे एच की वैल्यू कितना आ जाएगी, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं एच बराबर 12,000 जूल आ जाएगा। ये ऑप्शन, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट प्रश्न क्या है, विद्युत चुंबक प्रेरक का क्या अर्थ है, समझाइए। तो यहाँ पे आप लोग जैसे पढ़िए, जब किसी कुंडली तथा चुंबक के बीच सापेक्ष गति कराइए, कुंडली और चुंबक के बीच अगर सापेक्ष गति होती है तो कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। इस घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरक कहते हैं, और उसमें उत्पन्न विद्युत वाहक बल को प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। तो ये विद्युत चुंबकीय प्रेरक का अर्थ हो जाएगा। आप इसको बोर्ड के पेपर में आप लिखेंगे तो ऐसे ही लिखेंगे, मतलब आपको एग्जामिनर को समझ में आना चाहिए कि आपने लिखा क्या है। और क्या लिखा है, किसी विद्युत जनित्र द्वारा विद्युत उत्पादन में किस प्रकार की ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे यांत्रिक ऊर्जा को परिवर्तित कर दिया जाता है विद्युत ऊर्जा में। विद्युत ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग, ये थोड़ा ब्लैंक छूट गया, ठीक है। तो निम्नलिखित समीकरणों को संतुलित कीजिए। तो पहले आपको समीकरण को देखते ही मान तुरंत संतुलित नहीं करना है, पहले आप देखेंगे वो पहले से संतुलित तो नहीं है। कई बार ऐसा एग्जाम में होता है। तो यहाँ पे क्या है, CA एक जगह है, दूसरे नहीं है। यहाँ पे CA एक जगह है, ठीक है, CA एक ही जगह है। यहाँ ऑक्सीजन कितना है, 2, और यहाँ पे कितना है, 4। तो यहाँ पे कितने हैं, 3 और 1 4, ऑक्सीजन भी सही है। और हाइड्रोजन कितना है, 2, और हाइड्रोजन भी यहाँ पे 2 है। तो आप देखिए यहाँ पे ये समीकरण पहले से ही बैलेंस है, आप इसमें कुछ नहीं करेंगे, तो इसको आप ऐसे ही छोड़ देंगे। तो यहाँ पे अब ये वाला देखते हैं, यहाँ पे C कितना है, 1, यहाँ पे C कितना है, 1, ये सही है। हाइड्रोजन यहाँ पे 4 है, यहाँ पे हाइड्रोजन बस 2 है, मतलब ये संतुलित नहीं है। तो अब यहाँ पे हम इसको अगर संतुलित करेंगे तो आप पहले हाइड्रोजन को ही बैलेंस करेंगे। यहाँ पे हाइड्रोजन 4 है, तो यहाँ पे पहले हम इसको लिख लेते हैं नीचे, CH4 + O2 से CO2 + H2O। तो आप लोग यहाँ पे अब देखिए, यहाँ पे हाइड्रोजन 4 है, यहाँ पे 2 है, तो पहले यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे हाइड्रोजन 4 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन कितना हो गया, 4, यहाँ पे 2 है, 2 यहाँ पे हो गया ऑक्सीजन यहाँ पे, लेकिन ऑक्सीजन 2 ही है, तो यहाँ पे इसको भी 4 कर देंगे। अब आप देखिए, अब आपका ये इक्वेशन बैलेंस हो गया। 1 कार्बन 1 कार्बन, 4 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन, 4 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे भी 2 हो जाएगा और यहाँ पे भी 2 हो जाएगा, तब ये इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। और तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अभिक्रिया Fe + CuSO2, यहाँ पे 2 नहीं, यहाँ पे 4 होगा। तो CuSO4 प्लस से FeSO4 + Cu बन रहा है। में अभिकारक तथा उत्पाद, मतलब आपको अभिकारक और उत्पाद के नाम लिखने हैं। तो Fe माने लोहा हो गया, Fe मतलब क्या होता है, लोहा। CuSO4 माने कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट। और FeSO4 माने आयरन सल्फेट लिख देंगे इसके, आयरन सल्फेट। और Cu माने आप जानते हैं जैसे कॉपर हो गया, ये इसका हो गया। अब तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग, उष्मीय अपघटन अभिक्रिया का एक उदाहरण दीजिए। केवल समीकरण लिखना है,
तो उसमें अपघटन अभिक्रिया क्या होती है कि एक अभिकारक से दो उत्पाद निकल जाए उसको ऊष्मा देने पे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं CaCO3, अगर आप इसको ऊष्मा देंगे, अगर इसको ऊष्मा दिया जाए तो ये क्या बना लेता है CaO + CO2। तो ये क्या हो जाएगा, ये ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण हो जाएगा। केवल समीकरण लिखने के लिए बोला है तो हम लोग केवल समीकरण लिखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित तत्वों के परमाणु संख्या तथा संयोजकता ज्ञात कीजिए। तो ये तो आप लोग जनरली जानते ही होंगे, नाइट्रोजन 7 नंबर पे आता है, मैग्नीशियम 12 नंबर पे आता है। नाइट्रोजन की संयोजकता अगर आपको निकालनी हो तो आप लोग जैसा कि जानते हैं पहले 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। अब इसमें से कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं 5, तो 5 भर देंगे। लेकिन दूसरे ऑर्बिट में कितने होने चाहिए 8, तो इसमें कितना, अब 5 इलेक्ट्रॉन कोई किसी को ये दे तो सकता नहीं है, 3 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, ये हो सकता है। तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी -3, मतलब वो 3 इलेक्ट्रॉन ले सकता है किसी से। और मैग्नीशियम कितने नंबर पे आता है 12, तो पहले 2 इलेक्ट्रॉन भर देंगे फिर 8। लेकिन यहाँ पे अब देखिए 2 इलेक्ट्रॉन इसमें बच जाएंगे, तो यहाँ पे 2, लेकिन अब तो यहाँ पे फिर 8 होना चाहिए था। तब ये किसी से 6 इलेक्ट्रॉन ले नहीं सकता, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो ये क्या हो जाएगा +2। तो एक बार इसको साफ से लिख देते हैं। अगर यहाँ पे जैसे हम लोग पहले लिख देते हैं, पहले हम लोग परमाणु संख्या लिखते हैं। तो नाइट्रोजन की 7 नंबर पे होती है और मैग्नीशियम की कितने नंबर पे होती है 12 नंबर पे। और इसकी संयोजकता अगर लिखेंगे तो इसमें -3 होता है, इसमें +2 होता है। तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अब, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। तो संतृप्त एवं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन संक्षारण अवक्षेपण अभिक्रिया। तो जैसे संतृप्त और असंतृप्त में क्या होता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन में आपको केवल कार्बन के बीच में एकल बंध मिलेगा। जैसे आपको जितने भी कार्बन होंगे वो सब एकल बंध से जुड़े होंगे, किसी में कोई 2 बंध नहीं, केवल सिंगल बॉन्ड से जुड़े होंगे। तो ये क्या हो जाएगा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। और संतृप्त हाइड्रोकार्बन सारी हो जाएगा। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है कि उसमें बीच में कोई डबल बॉन्ड आ जाए, सिंगल बॉन्ड आ जाए, फिर डबल बॉन्ड आ जाए, ऐसे फिर ट्रिपल, फिर डबल बॉन्ड, फिर ऐसे ही सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड भी आ सकते हैं। तो इसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। तो यहाँ पे आप लोग जैसे पढ़ पाएंगे संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के बीच अंतर। तो संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के बीच मुख्य अंतर यह है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कि परमाणुओं के बीच केवल एकल सहसंयोजक बंध होता है, जबकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के मुख्य श्रृंखला में कम से कम एक दोहरा या तिहरा सहसंयोजक बंध होता ही है, मतलब एक डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होगा ही होगा। तो ये हो जाएगा। अब क्या संक्षारण पूछा है, तो संक्षारण क्या होता है, जब किसी धातु का खपत होने लगता है तो ये संक्षारण बोलते हैं। जैसे लोहे में जंग लगना, सोने के गहनों का काला पड़ जाना। तो इसको भी देख लेते हैं हम लोग, आपको पेपर में कैसे लिखना है। तो संक्षारण क्या होती है, धातुएं वायुमंडल की नमी आदि गैसों से क्रिया कर अवांछित यौगिकों की परत बना लेती हैं, जिससे धातु की सतह खराब हो जाती है। यह क्रिया संक्षारण कहलाती है। उदाहरण इसका क्या दिया, लोहे पे जंग लगना, तांबे के बर्तन नीले हरे रंग के हो जाने, सोने चांदी के गहनों का काला हो जाना। ये अब अवक्षेपण अभिक्रिया क्या होती है, जब किसी 2 लिक्विड्स का अगर अभिक्रिया कराई जाती हो तो उसमें कोई अगर ठोस पदार्थ उत्पाद में निकलता है तो उसे अवक्षेपण कहते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया है, अवक्षेपण का क्या अर्थ है, किसी ठोस पदार्थ का बनना। किसी द्रव विलयन में रासायनिक अभिक्रिया होने पर यदि कोई ठोस उत्पाद बनता है तो उसे अवक्षेपण कहते हैं। तो ये अवक्षेप का हो जाएगा। अथवा में क्या दिया है, यहाँ प्लास्टर ऑफ पेरिस का गुण तथा 2 उपयोग लिखिए। तो पहला अगर गुण हम लोग लिखेंगे तो यहाँ क्या होता है, यहाँ क्रिस्टलीय होते हैं, क्रिस्टलीय। प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसा होता है, क्रिस्टल टाइप में होते हैं। और दूसरा क्या, ये जल में घुलनशील होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं, मतलब ये जल में घुल जाते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है, ये इसके 2 गुण हो गए। तो अगर इसका उपयोग लिखेंगे तो पहले इसका उपयोग चिकित्सा में होता है, चिकित्सा। और चिकित्सा में कहा, जैसे किसी का हाथ फ्रैक्चर हो जाता है तो प्लास्टर जो बांधते हैं वो प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही होता है। और दूसरा उपयोग इसका अगर डिजाइनिंग में किया जाता है, डिज़ाइन, जो छतों पे डिज़ाइन होते हैं, पीओपी जो बनते हैं वो प्लास्टर ऑफ पेरिस के ही होते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, इसको इरेज कर देते हैं।
तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, क्षार और अम्ल से आप क्या समझते हैं? दैनिक जीवन में पीएच के दो उपयोग लिखिए। तो क्षार क्या होता है? क्षार जो होता है वो स्वाद में कड़वा होता है, और अम्ल जो होता है स्वाद में खट्टा होता है। इसका पीएच जो होता है वो 7 से अधिक होता है, इसका पीएच 7 से कम होता है। तो इसका हम लोग पहले अगर चार्ट जैसा बना लें तो समझने में आसानी हो जाएगी। यहाँ पे क्षार लिख देते हैं, यहाँ पे अम्ल। तो ये स्वाद में क्या होता है? कड़वा, और ये खट्टा होता है। और इसका जो पीएच होता है 7 से अधिक, 7 से अधिक होता है, और इसका पीएच जो होता है वो 7 से कम होता है। और ये लाल, ये जो है लाल लिटमस को, लाल जो होता है लिटमस को वो नीले में चेंज कर देता है, और ये नीले लिटमस को लाल लिटमस में चेंज कर देता है। तो ये कुछ क्षार और अम्ल से आप क्या समझते हैं? मतलब यही हम लोग समझते हैं क्षार और अम्ल से। तो दैनिक जीवन में पीएच के दो उपयोग लिखिए। तो जैसे दही जो होता है, दही वो क्या होता है? वो अम्लीय प्रवृत्ति का होता है, उसका पीएच 7 से कम होता है। नींबू, इसका भी पीएच 7 से कम होता है। और जो सिरका होता है, विनेगर, वो ये सब क्या है? ये सब दैनिक जीवन में हम लोग पीएच का उपयोग है। तो इसको इरेज कर देते हैं अब हम लोग। यशद लेपन क्या होता है? यशद लेपन वही, ये जो संक्षारण होता है, संक्षारण की प्रक्रिया से लोहों को, किसी भी धातु को बचाने के लिए यशद लेपन का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे आप लोग जैसा कि पढ़ पा रहे होंगे, यशद लेपन नहीं लिखा है। तो यशद लेपन क्या होता है? किसी धातु को संक्षारण, ये सही नहीं लिखा है, एक मिनट, संक्षारण से बचाने के लिए धातु पर लेप लगाते हैं। इस प्रक्रिया को यशद लेपन कहते हैं। यशद लेपन कहते हैं। मतलब धातु को खपत होने से बचाने के लिए उस पर लेप लगाते हैं, जिसे यशद लेपन कहते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है, पोषण किसे कहते हैं? तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, पोषण किसी जीव द्वारा पोषक पदार्थों को ग्रहण करना पोषक कहलाता है। और पोषक मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, स्वपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण। आगे क्या बोला है? स्वपोषी पोषण व परजीवी पोषण का उपयुक्त उदाहरण सहित वर्ण लिखिए। तो स्वपोषी पोषण क्या होता है? इस विधि में हरे पौधे अपना भोजन सरल अवयवों से संश्लेषित करते हैं। हरे पौधे में इस प्रक्रम को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो स्वपोषी पोषण आप डायरेक्टली इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो जीव अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से प्राप्त करते हैं वे स्वपोषी होते हैं। तो इसमें ज़्यादातर आपके हरे पेड़ पौधे यही सब आते हैं। और परजीवी या विषमपोषी क्या होते हैं? इस पोषण प्रक्रिया में जीव अन्य जीवों से भोजन ग्रहण करते हैं। और परपोषण की निम्नलिखित विधियां होती हैं। मतलब ये भी दो प्रकार के होते हैं। मृतोपपोषी, जो पादपों में क्लोरोफिल न हो और अपना भोजन मृत सड़े गले जीवों से प्राप्त करते हैं, उन्हें मृतोपपोषी कहते हैं। जैसे कवक और कुछ जीवाणु भी होते हैं जो ये मृतोपपोषी होते हैं। और परजीवी पोषण क्या होते हैं? जो दूसरे जीवों से अपना भोजन प्राप्त करें, बट वो जो जीव होता है उसको हानि न पहुंचाएं, जैसे जूं, जोंक, ये सब हो सकते हैं। तो अगला प्रश्न क्या है? पुष्प की अनुदैर्ध्य काट स्वच्छ व नामांकित चित्र बनाते हुए विभिन्न पुष्पांगों का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं ये चित्र है। तो यहाँ पे ये क्या, जो इसके ऊपर ये बना हुआ है, इसे बोलते हैं पराग कोश। और ये पराग कोश जिससे जुड़ा होता है उसे पुतंतु कहते हैं। और इन दोनों से केसर बनता है। तो आप लोग इस फिगर को बढ़िया से देख लेंगे और आप
इन सब की प्रैक्टिस करके जाएंगे, क्योंकि ये सब हमेशा फिक्स होता है, आते ही हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है, फूल पुष्पी पौधों में फूल लैंगिक जनन के सहायता करते हैं। फूलों की सहायता से बीज बनते हैं। फूलों में एक आधारी भाग होता है जिस पर फूल के सभी भाग लगे होते हैं, इसे पुष्पासन कहते हैं। फूल के मुख्य 4 भाग होते हैं। तो जैसा आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये पुष्पासन है। ये आप देख रहे हैं ना, ये जिस भाग पे ये पूरा जुड़ा हुआ है, जिस पे ये फूल टिका होता है, उसे पुष्पासन बोलते हैं। और फूल के मुख्य 4 भाग होते हैं, बाह्य दल पुंज या हरी पत्तियाँ। तो बाह्य दल पुंज क्या है, ये जो पत्तियाँ हैं इन्हें बाह्य दल पुंज कहते हैं। तो इस पर क्या दिया है, यहाँ फूल का सबसे बाहरी भाग होता है, यहाँ हरी पत्तियों के रूप में होता है, जिन्हें बाह्य दल कहते हैं, या फूलों की रक्षा करते हैं, मतलब बाहरी आघातों से फूलों की रक्षा करते हैं ये। और दलपुंज या रंगीन पत्तियाँ हैं, जिसे पंखुड़ी आप बोलते हैं, ये चीज़ होती हैं। ये पत्तियों का दूसरा भाग होते हैं, भीतरी भाग के दलपुंज कहते हैं। प्रत्येक अंग पंखुड़ी या दल कहलाता है। इसका रंग विभिन्न फूलों में अलग अलग होता है। जैसा कि आप लोग अलग अलग प्रकार के फूल देखते हैं, तो अलग अलग पंखुड़ी होती है उनकी। इसका कार्य कीटों को आकर्षित करके परागण में सहायता करना है। मतलब यह जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनको आकर्षित करता है, जिससे परागण की प्रक्रिया में सहायता होती है। और पुंकेसर या फूल का बाहर से तीसरा भाग होता है। इसमें प्रत्येक अंग को पुंकेसर कहते हैं। पुंकेसर के मुख्य 2 भाग होते हैं, पराग सूत्र एवं पुतंतु। पराग सूत्र भोजी द्वारा पराग कोश से जुड़ा होता है। पराग कोश के अंदर परागण होता है, मतलब पराग कोश के अंदर ही जो परागण की प्रक्रिया होती है वो होती है। ये निषेचन के बाद बीज बनते हैं, मतलब यहीं पे निषेचन के बाद परागण में ही बीज बनते हैं। और स्त्री केसर यह फूल का मादा भाग होता है। इसके प्रत्येक अंग को स्त्री केसर या गर्भ केसर कहते हैं। इसके 3 भाग होते हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं, ये वर्तिकाग्र, यहाँ पे जहाँ पे पराग कण आके गिरते हैं तो यहाँ से जाते हैं अंदर, तो इसे क्या बोलते हैं, वर्तिकाग्र। और ये वर्तिका होती है, ये चीज़, ये जो है वर्तिका है। और ये इसका अंडाशय है, जहाँ पे फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होती है। तो अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, मानव के लिंग निर्धारण प्रक्रिया का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो आप लोग जैसा कि जानते हैं, मानव एक मेल होता है और एक क्या होती है, फीमेल। तो मेल में क्या होता है, एक्स और वाई होता है, और फीमेल में क्या होती है, एक्स और एक्स। तो अगर मेल का एक्स आया और फीमेल का एक्स आया, यहाँ पे ये एक्स है, 1 मिनट, ये एक्स है, ये भी एक्स है, फीमेल में एक्स एक्स होता है। तो अगर मेल का एक्स आया और फीमेल का भी एक्स आया तो एक्स एक्स बनाएगा, तो ये क्या हो जाएगी, ये फीमेल ही बनेगी। और यहाँ पे अगर मेल का वाई आ गया और फीमेल का तो एक्स आना ही आना है, तो इससे एक्स वाई बनेगा। तो इससे क्या बन जाएगा, इससे मेल बनेगा, MELE। तो आप इसको इस तरीके से बताएंगे, आप इसको बाकायदा अच्छे से लिखेंगे कि मानव के में पुरुषों में एक्स वाई क्रोमोसोम होते हैं और महिलाओं में मादा में यानी एक्स एक्स होते हैं। जिनके एक्स अगर आता है तो मेल से भी एक्स आ गया तो फीमेल बन जाएगी, अगर मेल से वाई आया फीमेल से एक्स आ गया तो मेल बन जाएगा। इसको आप विस्तार से लिखेंगे अपने शब्दों में। अब ये प्राकृतिक संसाधनों के संचय, ये आपका ये टॉपिक से कट गया है। तो अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, मानव के नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। तो ये मानव का नर जनन तंत्र है। आप इन सब की अच्छे से प्रैक्टिस करके जाएंगे, क्योंकि ये सब जनरली आते ही आते हैं पेपर में। तो यहाँ पे हम लोग इसका आंसर पढ़ेंगे कि नर मनुष्य या पुरुषों में जंघास्थि यानी जांघ क्षेत्रों के पास में एक मांसल संरचना शिश्न होती है, जिसे मतलब जो जांघों के पास शिश्न संरचना होती है, यह जिसे बीच में मूत्रवाहिनी होती है। शिश्न के नीचे उसके जड़ में एक मांसल थैली वृषण कोश होता है, जिसमें अंडाकार संरचना वृषण होते हैं। वृषण नर्म युग्मज शुक्राणु का निर्माण करते हैं, मतलब जो शुक्राणु होते हैं वो वृषण में ही बनते हैं। और वृषण में दो अंडाकार संरचना होती है। आप ये भी इसमें चाहे तो ऐड कर सकते हैं। वृषण में एक विशिष्ट संरचना शुक्राशय पाया जाता है, जिसमें शुक्राणु के पोषण के लिए चिपचिपा पदार्थ स्रावित होता है। तो मतलब जो
शुक्राशय में चिपचिपा पदार्थ बनता है, उसे हम लोग वीर्य बोलते हैं। उसी से मतलब जो शुक्राणु होते हैं उनमें प्रोटीन आता है, वो जिंदा रहते हैं। और चिपचिपे पदार्थ वीर्य के साथ शुक्राणु एक संकारी नली द्वारा मूत्रवाहिनी में पहुंचते हैं, जहां से शिश्न के सहायता से मादा की योनि में छोड़ दिया जाता है। शिश्न मूत्र एवं शुक्राणु युक्त वीर्य दोनों को बाहर निकालता है। तो आशा करते हैं बच्चों आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अपने नए मॉडल पेपर में, तब तक के लिए धन्यवाद।